नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पुणे में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और ये दूसरा मौका है जब उन्होंने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी सरकार पर और खास तौर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीधा अटैक करते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने गलत बयानी की थी कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को देने की कभी बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था और आज फिर स्पष्ट कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ही बातचीत कर रहा था इनसे। मैंने ही ये बात कही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कई और बातें भी उन्होंने कही हैं, कई बातें हुई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और अमित शाह ने जो चुनौती दी है एमवीए के तीनों घटक दलों को कि तीनों मिलकर के साथ लड़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिखा दीजिए। महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो ये जो एक चैलेंज दिया है अमित शाह ने, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन भाव को जोड़ लेते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाव, बहुत स्वागत है। नमस्कार भाव। अमित शाह ने जो चैलेंज दिया है, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने और सच कहा है, बिल्कुल सच कहा है। देखो, एक बात आपको बोल दूं, ये इसकी तरफ जो सब देख रहे हैं कि 2 साल बाद उन्होंने चुप्पी छोड़ी, वैसे नहीं है। मालवड़ में कुछ महीने पहले, समझो 8-9 महीने पहले, नारायण राणे के एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में अमित शाह आए थे। तब भी उन्होंने यही कहा था कि हमने ऐसा कभी माना नहीं था या कुछ एश्योर नहीं किया था कि भैया शिवसेना को चीफ मिनिस्टरशिप दे दी जाएगी, ऐसी बात नहीं की थी। और दूसरी बात यह कि फोटो किसकी लगती थी वो बात तो छोड़ दो, लेकिन हर बार जब ये होता था, प्रचार चल रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, फेस थे, और बोला जा रहा था। और अब बिल्कुल शरद पवार से लेकर सब लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी की है। उसके आगे चलकर उस पर एडिटोरियल लिखे गए, आपको मालूम है जी। मैं वापस आऊंगा भी पुन्हा ये जो स्लोगन देवेंद्र फडणवीस ने बनाई थी, इसका मजाक क्यों उड़ाते हो आप? इसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? आप ही बोलते हो कि ये पुन्हा इन बोले और आए तो नहीं। मतलब आप ही कबूल करते हो कि पूरे प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा था, और आप बोलते हो कि नहीं नहीं, हमको तो उन्होंने बंद कमरे में मान लिया था कि चीफ मिनिस्टरशिप शिवसेना को दे देंगे। यानी झूठ कौन बोल रहा है आपको पता चलेगा। संजय राउत से लेकर सब शिवसेना के नेता जब देवेंद्र फडणवीस की मजाक उड़ाते, पुन्हा येईन, वापस आऊंगा, इस बात की मजाक उड़ाते हो, उसका मतलब सीधा साधा है कि आप भी मानते हो कि वोटों की गिनती होने तक देवेंद्र फडणवीस ही दोनों पार्टियों का चेहरा था। अगर अमित शाह ने बोला होता तो आप बोलते कि ये कैसे बोल रहे, ये नहीं हो सकते। आपने एक बार भी नहीं बोला, और इसका कारण भी है, खुद पवार साहब ने उसकी मजाक उड़ाई है। तो आप कैसे बोलते हो कि पहले से मुख्यमंत्री पद मान लिया था और बाद में पलट गए, यू टर्न लिया? नहीं यू टर्न लिया, यू टर्न उद्धव ठाकरे ने लिया है, और झूठ बोल रहे, सरासर झूठ बोल रहे। हाँ, लेकिन क्या होता है, जोर शोर से बोला जाओ और मीडिया में वही दिखाया जाएगा तो लोगों को लगता है कि भैया हाँ। तो इसमें एक सभ्यता होती है। अमित शाह ने 2 साल के लिए सभ्यता का पालन किया कि भाई बकते हैं, बकने दो, लेकिन अभी वो मैदान में आ गए और उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि शिवसेना झूठ बोल रही है।
और सबूत आपके सामने है। अगर देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, होम मिनिस्टर, सब लोग जिस स्टेज पर है वहां उद्धव ठाकरे बैठे, शिवसेना का नेता बैठे, तो वहां अगर बोला जाता है कि ये देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आपने रोका नहीं। आपने ना स्टेज पर रोका, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोका, ना किसी चैनल के इंटरव्यू में या मुलाकात देते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नहीं नहीं हमारा ये तय हुआ है कि आधा आधा चीफ मिनिस्टरशिप 2.5 साल। एक बार भी शिवसेना नहीं बोली है। मतलब सीधा साधा है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शिवसेना ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। जी जी। और इसमें और एक बात हमें समझनी चाहिए कि शिवसेना ने बीजेपी को नहीं फंसाया है। अगर किसको फंसाया है तो मतदाता को फंसाया, मतदाता को फंसाया, बीजेपी को नहीं फंसाया। बीजेपी की बात ठीक है, वो वापस चुनाव लड़ेंगे और अपनी मेजोरिटी लाकर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन मतदाता ने दोनों कांग्रेस को रिजेक्ट किया था। बिल्कुल सही। उनको शिवसेना ने सत्ता में लाकर बिठाया है। जिनको सत्ता में नहीं आना चाहिए ऐसा मतदाता ने कौल दिया था, उसको लात मारकर शिवसेना अगर दोनों के साथ सत्ता का बंटवारा करती है और मैक्सिमम सब गवर्नमेंट उनके ही हाथों में देती है, तो सबसे बड़ा विश्वासघात मतदाता का हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव। मैं एक और उनके बयान की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इसका मतलब भी समझना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना था इसलिए तुम झूठ बोले और हिंदुत्व छोड़ दिया। ये जो हिंदुत्व छोड़ने की बात अमित शाह ने कही है, इसके क्या मायने हैं? और जब अमित शाह ये बात कहते हैं कि तुमने हिंदुत्व छोड़ दिया और दो ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर के तुम सरकार में चले गए जिनके खिलाफ हमेशा बाला साहब भी लड़ते रहे और शिवसेना भी लड़ती रही, तो इसके मायने क्या है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए? मैं उल्टी तरफ से बोल रहा हूं। महाराष्ट्र की जनता ने दोनों कांग्रेस को नकारा था। बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया, उसका मतलब यह था कि हमको किसी भी तरीके से ये दो कांग्रेस सत्ता में नहीं चाहिए। आपने उनको लाकर बिठा दिया है, यह समझना जरूरी है। मतदाता को जो आप ठीक है, आप बोलते कि मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, भाई हंग पार्लियामेंट जो क्या बोलते हंग असेंबली है, रहने दो। बीजेपी को सरेंडर करना बोलते आप कि नहीं मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो नहीं होगा सरकार। लेकिन आपको दोनों कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत नहीं थी, उसको डीच करना बोलते। आपको याद होगा कि 2005 में बिहार का चुनाव हुआ था, ना लालू और कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, ना बीजेपी और नीतीश को मिली। बीच में 30-35 सीटें कुछ पासवान की थी। पासवान अड़े बैठे थे कि बीजेपी के साथ तो मैं जाऊंगा नहीं, और लालू और कांग्रेस के साथ जाना है तो किसी मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये उन्होंने स्टांस लिया था। और जबकि कोई नहीं आ रहा था, तो वो असेंबली बिना एक भी बैठक होने के बजाय वो चुनी हुई असेंबली बर्खास्त हुई थी, आपको याद होगा। जी जी जी। तो अगर आप सच्चे हैं, उद्धव ठाकरे सच्चे, तो बैठ जाते अलग से। ना दोनों कांग्रेस बना सकती थी, ना बीजेपी बना सकती थी। अगर सत्ता में आना था तो बीजेपी को सरेंडर होना पड़ता, आपको चीफ मिनिस्टरशिप दे दी थी बीजेपी। लेकिन पासवान और शिवसेना में यह फर्क है, पासवान उस वक्त नीतीश या बीजेपी के साथ नहीं गए और लालू के साथ भी नहीं गए, क्योंकि मैंने लालू के खिलाफ चुनाव लड़ा है। फिर भी अगर देना है तो राबड़ी देवी नहीं चाहिए, इस पर वो अड़े रहे और असेंबली बर्खास्त हो गई थी। क्या शिवसेना ये नहीं कर सकती थी? क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको किसी भी तरीके से चीफ मिनिस्टर बनना था। मतदाता क्या चाहता है इससे आपको कोई मतलब नहीं था। शिवसेना का पॉलिसी, शिवसेना का हिंदुत्व, इससे भी आपको कोई लेन देन नहीं थी। आपको सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना था, और इसके लिए आपने सत्ता का बड़ा हिस्सा, सब मेजर मिनिस्ट्री जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को दे दी। यानी
शिवसेना को भी कुछ नहीं मिला तो चलेगा, मिला तो उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए और चीफ मिनिस्टर बनना है। इसके आगे कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है। बीच में हमारे एक सुशील कुलकर्णी है जिन्होंने एक बढ़िया वीडियो बनाया था, उन्होंने आंकड़े दिए महाराष्ट्र का जो बजट है उसमें कांग्रेस के हाथ में क्या मिनिस्ट्री है उसको कितना फंड मिला, एनसीपी के हाथ में क्या मिनिस्ट्री है उनको कितना फंड मिला, और शिवसेना के हाथ में है उसमें कितना फंड आया। तो आपको अजीब लगेगा कि शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है लेकिन शिवसेना के पास जो मिनिस्ट्रीज है उसके लिए 17-18% भी फंड नहीं मिला है। जी जी। तो क्या ये शिवसेना को कुछ मिला है? बिल्कुल नहीं है। जिनको मतदाता ने नकारा था उनको 80% से ज्यादा फंड्स और अधिकार मिले हैं, और शिवसेना को सिर्फ चीफ मिनिस्टर बना के बैठाया, एक मूर्ति बना के बैठा दिए। यानी उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनना था, इसके लिए ये सब हुआ। इसके लिए धोखा आम मतदाताओं के साथ हुआ है, बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं हुआ है। भाव संजय राउत ने कल अमित शाह के बयान के बाद एक कार्टून डाला है अपने ये ट्विटर हैंडल पर। इसमें जो पार्क में बच्चों का एक झूला होता है, एक तरफ बच्चा बैठ जाता है, दूसरी तरफ बैठ जाता है। एक तरफ इन्होंने उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस नेता को और शरद पवार को बैठाया है, दूसरी तरफ अमित शाह को। अमित शाह से ये कहते हुए दिखाया कार्टून में, इफ यू हैव द गट्स स्टेप डाउन एंड फाइट। एक तरह से इन्होंने अमित शाह की मजाक उड़ाने की कोशिश की है। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए भाव, तो ये जो तीन एक तरफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और अमित शाह को ऊपर की तरफ इन्होंने टंगा हुआ दिखाई दिया है, ये एकदम उल्टा नहीं हो जाएगा आज की तारीख में? जरूर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार रेफरेंस चंद्रबाबू नायडू का देता हूं। क्या हुआ चंद्रबाबू नायडू का? ये जो आज संजय राउत बहुत उड़ रहे हैं, शरद यादव इसी ढंग से आगे आगे नाचते थे, याद है ना आपको? जी जी। शरद यादव या चंद्रबाबू नायडू 2018 के स्टार थे, सुपरस्टार, याद है ना आपको? बिल्कुल। कुमार स्वामी का शपथ विधि हुआ था, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वहां हाथ ऊपर उठाकर कौन खड़ा था? चंद्रबाबू नायडू थे, शरद यादव थे। क्या हुआ? आज कहां है? कोई कैमरा तक उनको ढूंढने नहीं जाता कि भैया है कहां ये। तो थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। बाद में संजय राउत के पास कौन कौन जाता है, कौन सा चैनल कैमरा लेकर जाता है, देखेंगे देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आज है तो वहां बैठे हो तो बोलो भैया, जोर शोर से बोलो, बाद में क्या होता है देखेंगे। भाव अमित शाह ने कहा था कि शिवसेना ने विश्वासघात किया। इसके जवाब में यह संजय राउत ने एक बयान दिया है, आज नवभारत टाइम्स में छपा है सुबह। इन्होंने कहा है कि 2014 में बीजेपी के ही एक नेता ने हमें इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी थी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म करना चाहती है, और 2014 के बाद से कदम कदम पर किसने विश्वासघात किया। और इन्होंने फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हुए कहा कि शिवसेना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद है। अगर हिम्मत है तो ईडी सीबीआई की आड़ से बाहर आकर सामने से लड़ो। तो सामने से तो लड़े थे 2014 में, सामने से तो लड़े थे ना। उस वक्त तो ईडी सीडी कुछ नहीं था। 2014 में शिवसेना क्या कर पाई अकेले लड़कर? हाँ, युति तोड़ना गलत था। मैंने भी उस समय बीजेपी पर बहुत बड़ा क्रिटिसाइज किया था बीजेपी को, ये गलत किया शिव। इतने सालों से अगर इकट्ठा रहे हो तो आज आप अलग अलग होकर लड़ना गलत है, ये मैंने भी बोला था। लेकिन संजय राउत आज जो बोल रहे हैं वो गलत इसलिए है कि आप अकेले के बलबूते पर 2014 में लड़कर दिखाए। कहां तक आ गए? आप तो 63 थे, आपसे दुगुना बीजेपी के एमएलए चुन कर आए थे। तो सामने आकर लड़ना का मतलब क्या है? आप सामने आकर लड़ो।
आपने क्या किया कि आपको मालूम था 14 में हम अकेले जो कुछ लाए वो नहीं। हाँ, बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी कम सीटें लड़ेगी और अल्टीमेटली बीजेपी का फिगर कम होगा, इसलिए आपने उनके साथ जीते। और एक बात बोल दूं आपको, जो जी जी आज जेल में जो है अनिल देशमुख, उनका एक वीडियो उपलब्ध है। उन्होंने चुनाव के प्रचार दौरान बोला था कि आज कुछ भी कोई भी किसके भी साथ लड़े, बाद में शिवसेना हमारे साथ आने वाली है। ये अनिल देशमुख ने वोटिंग के पहले बोल दिया था। तो शिवसेना का जो विश्वासघात करने का प्लान ये पहले से रेडी था, पहले से रेडी था। और आपको और एक बात बोल दूं, उस वक्त मैंने किताब लिखी थी चुनाव के बारे में, और मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था बीजेपी अकेली लड़ेगी तो 150 प्लस सीटें ला सकती है, और दोनों साथ में लड़ेंगे तो 200 से आगे जाएंगे। लेकिन दोनों एक साथ लड़ते हुए तब जो नाराजगी पैदा होती है और एक दूसरे की टांग बिल्कुल सही खींची है। जाती है, उसमें एक दूसरे के उम्मीदवार हराए जाएंगे। ये धोखा है, ये मैंने बोला था। और देवेंद्र फडणवीस ने एक फंक्शन में जाहिर तौर पर माना है, उसकी भी यूट्यूब आपको मिल सकता है, कि देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि भाऊ ने जो उस वक्त किताब में लिखा था, हम अगर मान लेते और अकेले लड़ते तो आज हम सत्ता में होते। तो सामने से लड़ने का मतलब बीजेपी अगर 2019 में अकेले लड़ती तो अकेले ही मेजोरिटी ला सकती थी और शिवसेना 25-30 से आगे जा नहीं सकती थी। संजय राउत जो कुल बकते हैं उसमें छोड़ दो, वो कभी डायरेक्टली चुनाव लड़े नहीं, ना कारपोरेशन का लड़े, ना विधान परिषद का, विधानसभा का। वो तो दूसरे के मेहरबानी से एमपी बनते हैं, तो उनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं इस मामले में। और भाव, आपने अभी पिछले दिनों एक वीडियो बनाया है राज ठाकरे को लेकर के। राज ठाकरे ने जिस तरीके से औरंगाबाद में अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दिए हैं, क्या वो शिवसेना के लिए बड़ा खतरा है? खतरा नहीं मैं मानता। देखिए क्या होता है, आप हम भी आजकल लोग बहुत सारे टीवी देखने के बजाय, टीवी न्यूज देखने के बजाय हमको देखते, तो जी जी जो हमको पसंद है ऐसा अल्टरनेटिव आ जाता है तो लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। अगर जिस कारण से लोग शिवसेना के तरफ आकर्षित हुए थे, अगर वही चीज शिवसेना में बची नहीं, रही नहीं, तो लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और वो अल्टरनेटिव होने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे। औरंगाबाद में उन्होंने क्या बताया, अमरावती जैसी घटना अगर महाराष्ट्र में कहीं भी हो जाए तो छोड़ना नहीं, एक ही जी जी सेंटेंस बोला है, लेकिन सिग्नल क्लियर है। ऐसी बात जब हो जाती है तब सबसे पहले शिवसैनिक बाहर निकलते थे, उनको बाला साहब ने आदेश देने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा अमरावती में जो कुछ हुआ, ऐसा कुछ हो गया तो शिवसैनिक अपने आप घर से बाहर निकलते थे और सामना करते थे। लेकिन अमरावती में शिवसेना चुपचाप बैठी रही। आज जो बेलगांव में कुछ हो गया तो हर जिले में शिवसेना रास्ते पर आ गई है और कुछ प्रदर्शन कर रही है, तो अमरावती के बाद क्यों नहीं हुआ? जी क्योंकि ये नाटक चल रहा है और उस वक्त जब जरूरत थी तब आप बाहर नहीं निकले। तो ऐसा, ये बात जिनके जहन में है, ऐसे बहुत सारे शिव सैनिक है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो चुपचाप बैठे। अब देखो हिंगोली के एमपी है लोकसभा के हेमंत पाटिल, उन्होंने बता दिया कि महाविकास आघाड़ी बनने के बाद शिव सैनिकों पर 100% अन्याय हो रहा है। ये जी शिवसेना के एमपी लोकसभा के बोल रहे हैं कि शिवसैनिकों पर 100% अन्याय हो रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के आदेश के कारण हम चुपचाप बैठे हैं। तो अमरावती में अन्याय हुआ, हम उद्धव ठाकरे के आदेश के कारण चुपचाप बैठे। कि ये जो अंदरूनी उबाल है उसका फायदा राज ठाकरे उठाना चाहते। सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि आपको ओरिजिनल शिव सैनिक रहना है तो आप शिवसेना में नहीं रहो, क्योंकि शिवसेना अब डुप्लीकेट हो गई। ये राष्ट्रवादी शिवसेना है, राष्ट्रीय शिवसेना नहीं है। ये राष्ट्रवादी का मतलब एनसीपी शिवसेना है। तो इसलिए जो हिंदुत्व मानते हैं
राष्ट्रवाद मानते हैं, उनको शिवसेना को छोड़ना है, तो उनके लिए एमएनएस के दरवाजे, मनसे के दरवाजे खुले हैं, यही उनका संदेश है। बिल्कुल सही। भाव मैं एक टिप्पणी आपकी इस पर भी चाहता हूं। ये लोग जो बार बार ये कहते हैं कि साहब केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ सरकार को परेशान करने के लिए छोड़ा हुआ है, ये आरोप कितना सही है या गलत है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, अनिल देशमुख को अगर इस्तीफा देना पड़ा है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे सीबीआई को जांच करने के। ईडी उसके बाद इन्वॉल्व हुई जब धन शोधन का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया। एनआईए अगर मुंबई गई है तो एंटीलिया प्रकरण की वजह से गई है, वो भी केंद्र सरकार ने कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं किया है। एनसीबी अगर वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है तो सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जब जांच पड़ताल चल रही थी तो ड्रग्स का एंगल आया, इसकी वजह से एनसीबी ने फिर शुरू किया। तो इसमें केंद्र सरकार कहां से ये बीच में इनको कूदती हुई दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, झूठ बोलना ये इनकी फितरत है। संजय राउत मुझे बोलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी छोड़ दो, आपने 50 लाख रुपए के लिए आपकी बीवी को ईडी में बुलाया गया, तो 50 लाख रुपए आपने वापस क्यों कर दिए? क्या ईडी जो है वो पीएमसी बैंक जो है उसका जो धपला था उसकी एजेंट है क्या ईडी? ईडी ने आपको 50 लाख रुपए कहां से मिले ये पूछने के लिए संजय राउत की बीवी को, पत्नी को बुलाया था। जी तो जी। बुलाने के बाद इन लोगों ने 50 लाख रुपए वापस कर दिए, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से आ गई? आप अगर उससे पहले ही 50 लाख रुपए लौटा देते तो आपके पत्नी को नहीं बुलाया जाता। आपके पत्नी को वो 50 लाख रुपया क्या मोदी गवर्नमेंट ने दिया था? भाई नहीं है, इधर से ले लो, यहां से ले लो, धपला कर दो। अगर सेंट्रल एजेंसियां गलत कुछ कर रही है तो संजय राउत ने 50 लाख रुपए वापस क्यों भेज दिए? मतलब सीधा है कि संजय राउत रोज के रोज झूठ बोलते हैं और मराठी मीडिया और बुरा मीडिया वो बड़ी ईमानदारी से दिखाता है, तो दिखाने दो। देखिए, एक बात होती है, आप झूठ कितनी भी जोर शोर से बोलो, लोगों का अनुभव जो है वो सब सच्चाई बता देता है, लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आपने 50 लाख रुपए लौटा दिए, इसका मतलब ईडी ने आपके पत्नी को बुलाया, वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई अन्याय नहीं था। और इसका मतलब दूसरा ये होता है कि संजय राउत झूठ बोलते हैं। और अब तो शिवसेना की फितरत बन गई है कि शिवसैनिक सच बोलते हैं और शिवसेना की लीडरशिप झूठ बोलती है कि बढ़िया चल रहा है। ये तो संजय राउत रोज बोलते हैं और उनके ही एमपी बोलते हैं कुछ सही नहीं चल रहा है, हम पर तो 100% अन्याय हो रहा है। और ये बोलते, फॉर्मर एमपी आनंद गीते वो बोलते हैं, अभी के जो एमएलए है प्रताप सरनाईक वो बोलते हैं, कल के मिनिस्टर थे रामदास कदम वो बोलते हैं। तो शिवसैनिक सच बोल रहा है और शिवसेना के नेता रोजाना झूठ बोल रहे हैं। और भाव ये जो सुभाष देसाई ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और गुजरात मिलकर के महाराष्ट्र का वैभव छीन रहे हैं, उद्योग धंधे छीन रहे हैं, पहले महाराष्ट्र का वैभव जो है छीनना बंद करिए। और ये भी कहा उन्होंने कि यह सिलसिला देवेंद्र फडणवीस के समय से ही शुरू हो गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? अरे उद्योग वगैरह जो होते हैं वो क्या बच्चे हैं क्या? उठा के कोई भगा के लेके गया, किडनैपिंग किया? आप उनके लिए अच्छी सुविधा रखो, वो इंडस्ट्री है वहां की वहां रहेगी, जाएगी कहां? अब अगर ममता बनर्जी बोले कि गुजरात बंगाल का इंडस्ट्री छोड़ना रोके, भगाना रोके, अरे आपने तो टाटा को भगाया और गुजरात ने उनको नैनो के लिए, फैक्ट्री के लिए जगह दी। बिल्कुल। आपने टाटा को भगाने के बदौलत ही चीफ मिनिस्टर बनी है ना ममता। तो क्या ममता बोल सकती है कि हमारे बंगाल के जो उद्योग है वो गुजरात भगा के लेके जा रहा है? आपके जो इंडस्ट्री निकल गई है गुजरात में, वो क्यों क्यों गई है वो देखो। ये हफ्ता जो वसूली कांड चलता है उस कारण गए। अनिल देशमुख वाजिब क्या है?
हमने बहुत देखा बड़ी बात आपने कही। परमवीर के मामले में तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही परमवीर पर कंप्लेंट लगाकर उस पर क्या बोलते हैं उसको, अदालत में ले गई है। किस लिए? कि इतने करोड़ लूटे, उतने करोड़ लूटे। आपके कमिश्नर लूट रहे हैं, आपके कमिश्नर लूट रहे हैं ना। तो उसमें गुजरात गवर्नमेंट या मोदी या बीजेपी का क्या आ गया बीच में? अब देखो, परीक्षा में जो परीक्षार्थी है उनको लूट कर खा रहे हैं। 5-6 तरीके की भर्ती की परीक्षा थी, उसमें पैसे लूटे हुए हैं और हर परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी है। अब इसमें गुजरात क्या करेगा? अगर आपके यहां जो इंडस्ट्री है पहले से, उनको अच्छी सुविधा दे दो, उनके साथ कोऑपरेट करो, ईज ऑफ बिजनेस करो, तो आपकी इंडस्ट्री रुकेगी। नहीं तो जो अच्छा सहूलियत दे रहा है वहां तो निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे। चाइना से निकलकर बहुत सारी इंडस्ट्री यूपी में आ रही है, तो यूपी में कार क्या चाइना से भगा कर लाया? जो कुछ मोबाइल के चिप्स बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा आजकल इंडिया में, और इंडिया में भी यूपी में बन रहे हैं। तो क्यों बन रहे हैं भाई नोएडा में? क्या चाइना से भगा के लाया? पूछो जाके जिनपिंग को। या जिनपिंग भी बोलेगा अरे यार यूपी वाला योगी हमारे उद्योग भगा रख के ले जा रहा है, छीन रहा है। ये खुद की मजाक बना रखी है इन्होंने, खुद की मजाक बना रखी है। क्या बच्चा है छोटा कि उठा के किसी ने भगा लिया? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उधर कुछ साधन खड़े होते हैं, इमारतें खड़ी होती है, वहां मजदूर काम करते हैं, तो उठा के कुछ थैली में डाल दिया और लेके गए। मजाक बना रखा है इन्होंने। और ऐसा ही स्यापा इन्होंने तब भी किया था जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घोषणा की थी कि हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1,000 वर्ग मीटर में 1,000 मतलब बहुत बड़ी एक फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे। तब भी इन्होंने बहुत मतलब शोर मचाया था कि मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को नहीं ले जाने दिया जाएगा। तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि ये महाराष्ट्र को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, समानांतर इस तरीके से इंडस्ट्री खड़ी करके। जबकि भाव अगर हम अमेरिका की बात करें, हॉलीवुड जिसको कहते हैं, हॉलीवुड तो किसी एक शहर में है ही नहीं, वो तो पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। तो इनको क्या परेशानी है अगर दूसरी जगह भी फिल्म इंडस्ट्री चली जाए? अभी भी चेन्नई में भी बनती हैं फिल्में, हैदराबाद में भी बनती हैं, बंगाली भाषा में अगर बनती हैं तो वो वहीं बनती हैं, मुंबई में थोड़ा बनती हैं। अलग अलग भाषाई सिनेमा जो है वो अलग अलग जगहों पर बनता है। तो नोएडा में ही फिल्म इंडस्ट्री अगर बने तो उस पर ऐतराज इनको क्यों है? नहीं, हॉलीवुड की बात आप करें, अरे हॉलीवुड की कुछ फिल्में तो हैदराबाद में बनती है, जी जी। मालूम है आपको? हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में आजकल हैदराबाद में बनती है, क्योंकि वो यहाँ सस्ता बजट होता है। अमेरिका में बनाए तो उससे 20-25%, 30% कम पैसे में बन जाती है। तो क्या अमेरिका चिल्लाएगा कि अरे हैदराबाद या तेलंगाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री भगा रहा है? आप अच्छी सहूलतें दे दो, वो इंडस्ट्री वहां आ जाएगी। अरे हमारे यहाँ MIDC करके पहले, जब पुराने जमाने में, इसके बाद इन लोगों ने, जो अनिल देशमुख है, अनिल परब है, जो आज की महाविकास आघाड़ी है, ये तो वसूली सरकार है, इसलिए भाग रहे हैं। यानी कि ये ऐसा बोल रहे हैं अरे हम चोरी करने गए थे, लेकिन चोरी करने से पहले मोदी ने बैंक ही उठाकर गुजरात लेके गए, हमको चोरी करने को जगह नहीं बची। इनकी तकरार आप समझ लो। ये बोल रहे हैं हमको वसूली के लिए यहाँ इंडस्ट्री चाहिए, और मोदी तो भगा के गुजरात लेके जा रहे हैं। अब वही काम करने इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने, बिजनेसमैन को मिलने ममता आ गई, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर आए तो उसके बारे में बोलते हैं। तो खुद का मजाक बना रखा है। देखो, बच्चे को भी समझता है। हम अगर इस उम्र में हमारे बच्चों के साथ बचकानी हरकत करें तो वो बोलेंगे सठिया गए। जी जी। उम्र का लिहाज नहीं करेंगे ना बच्चे। तो सुभाष देसाई और संजय राउत तो ऐसे लोग जब ये बकवास करते हैं तो लोग क्या बोलेंगे? ये तो सठिया गए।
अच्छा बिजनेस करो। अब देखिए, गुजरात का बीजेपी का अध्यक्ष कौन है आपको मालूम है? वो तो मराठी है, जी जी जी। तुकाराम पाटिल नाम के। हाँ, जो पाटिल। तुकाराम पाटिल, वो उनका जन्म महाराष्ट्र का है, जलगांव का। वो गुजरात में जाकर बसे और एमपी बन गए। अब तो वो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष है, शायद चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं आगे चलकर। जी जी। तो आप बोलोगे अरे हमारा लेडर नेता भगाकर आपने उसको उधर मुख्यमंत्री बना दिया, क्या तुम बनाते हो उसको मुख्यमंत्री? तो ये हास्यास्पद हो जाता है। आप एमपी हो, आप मिनिस्टर हो, इसके लिए कोई कैमरा लेकर आता है, आपका रिकॉर्ड करता है, दिखाता है। तो ऐसी बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये भी सेंस होना चाहिए कि जब मैं बोलूंगा तो दिखाया जाएगा, चार लोग देखेंगे तो हंसे ना हम पर। ये तो कम से कम इसकी जानिब होनी चाहिए, ये नहीं दिखाई देती। भाव, जिस समय योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिन के दौरे पर आए थे, वहां उन्होंने कुछ उद्योगपतियों से बात की थी, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नामचीन चेहरों से बात की थी। तब के भी इनके बयान आपको याद होंगे, आपकी याददाश्त तो बहुत ही कमाल की है। तब इन्होंने कहा था कि अगर ये योगी है तो 5 स्टार होटल में क्यों रुका हुआ है, किसी कुटी में जाकर के रुकना चाहिए था। इस तरह की टिप्पणियां इन लोगों ने की थी। नहीं नहीं, वो तो जिसको मराठी में बालिश और अंग्रेजी में फुलिश बोलते। जी जी जी। तो आप भी जो गांधी गांधी नाम लगाते हो, नाम लेते हो, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी कुटी में क्यों नहीं रहते? इनको तो गवर्नमेंट का बंगला चाहिए, यानी करोड़ों रुपए की मालमत्ता इनकी है, फिर भी इनको गवर्नमेंट का फ्री बंगला चाहिए। और कहते देश के लिए त्याग किया इन्होंने। तो ये ऐसी ऐसी बयानबाजी जो चलती है वो हास्यास्पद होती है कि अरे ये तो सन्यासी है तो लंगोटी क्यों नहीं लगाते, कल बोलेंगे। कल भी ये बोल सकते हैं ना कि अरे सन्यासी होगा तो उसने दाढ़ी बढ़ानी है, ये बाल क्यों काटते हैं। कुछ भी देखो, जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसी बकवास करते हैं तो उन पर हम चर्चा भी क्यों करें? लोगों का, आम आदमी को पता चलता है, हम उस पर नहीं बात करते। यानी आज आज ऐसी बात हो गई कि इनको लोग कॉमेडियन समझने लगे। एक बात और बता दूं संजय राउत के बारे में। जी वो जी। जो आपको याद होगा 4-5-6 साल पहले एक सोशल मीडिया में एक केरला की कोई अभिनेत्री थी, कलाकार थी, फिल्म के स्कूल के बच्चों की ऐसी कुछ फिल्म थी। तो वो ये आंखें उड़ा कर दिखाती है। जी जी। तो वो बहुत फेमस हो गया था सोशल मीडिया पर। वो बच्ची ऐसे, स्कूल की बच्ची, तो किसी ने कमेंट की थी अरे इससे तो हमारे संजय राउत अच्छी आंखें उड़ाते हैं। इतने संजय राउत मजाक की बात बन गए। वो जो ऐसे उड़ाकर अरे तो ये आईब्रो उड़ाते, मुझे समझ में नहीं आता। आप एमपी हो, और एक बात दूसरी ये भी होती है कि आप कितने भी बड़े नेता हो, रोज बताने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं है, और बिल्कुल। हाथ हर बात पर रिएक्ट होने की जरूरत भी नहीं होती। चर्चिल जो बोलता है कि हम घर से निकले कहीं जाने के लिए और भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर मारने लगे तो भूल जाएंगे कहां जाने निकले थे। इनकी हालत सही। वैसी हो गई। उनको पता नहीं होता, कैमरा सामने आ गया तो बोलना शुरू कर देते। किस बात पर? कल जया बहादुरी की बात देखी ना, बार बार सभापति बैठे थे राज्यसभा के, उनको बता रहे थे आप जो सब्जेक्ट है उस पर बोलो, तो वो कुछ भी बोलते नार्को जा रही थी। नारकोटिक्स पे बोलिए, नारकोटिक्स पे हाँ, बोलिए। और वो छोड़कर वो और किसी पर बोल रही थी। तो ये बौखलाए गए हैं और लोगों के सामने ये हास्यास्पद होते जा रहे हैं। और अगले चुनाव के बाद अपोजिशन और सिकुड़ता हमको दिखाई देगा। जया बच्चन को मैं कह रहा हूं कि हो क्या गया है, वो श्राप देने लगती है, कहती है आपके बुरे दिन आने वाले हैं। क्या मतलब, एकदम फ्यूज उड़ गया है क्या, या कुछ परेशानी है, परेशानी में है, पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस तरह का बिहेव। नहीं नहीं, वो तो पीठासीन अधिकारी जो थे, अध्यक्ष थे, उनको ही दम दे रही थी। आपने मुझे ऑनरेबल बोला है, तो अब जब मैं बोल रहा हूं वो ऑनरेबल सुनो। यानी वो सम्मान दे रहे, ये अपमान कर रहे।
और बोलते फिर भी तो उनका फ्यूज उड़ गया, क्योंकि उनकी बहू को ईडी ने बुलाया था, इसलिए गुस्सा आ गया था। जी 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 जी। और जो जया बच्चन राज्यसभा में, फिल्म इंडस्ट्री आई तो बोलेंगे जब ये मामला उछला था सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह का, जी तब बोली थी, उसके बाद दूसरी बार बोली है, और अपनी बहू के लिए बोल रही है। बाकी के जी समय जी। ये क्या करती है? बाकी के समय ये क्या करती है? मुंबई में इनके बंगले का जो कंपाउंड वॉल है वो रोड वाइडनिंग में अड़ा हुआ है, तो वो क्यों नहीं तोड़ती? कानून और लोगों की जितनी चिंता है आपको, तो वहां से जो ट्रैफिक जाती है उसको तकलीफ है, तो अपने बंगले की दीवार तोड़ो, जो कानूनन कोर्ट ने बोली है तोड़नी पड़ेगी, तो क्यों नहीं तोड़ती? और यहां आके किसी को ऑनर बता रही है, किसी को न्याय बता रही है। ये खुद अपने नकाब उतार रहे हैं। जो पर क्या शापवाणी की बात अगर करे तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को यह शाप लगाया कि ऐसा कोई उनके घर में भी है। क्योंकि जिस जिस नम्रता से अमिताभ बच्चन हर जगह पेश आते, उसके 10 लाख गुना उनकी पत्नी उद्धटता से बात करती है, आरोगंस बात करती अभद्रता, है, आरोगंस। अभद्रता कितना करती है, फर्क है बिल्कुल देखो। सही बात। तो कौन बिल्कुल बिल्कुल। वरदान है और कौन शाप है, आपको समझ पाएंगे आप। और भाव ठीक है, अमिताभ बच्चन का नरेंद्र मोदी से परिचय है, तब से परिचय है जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर कानून की बात है, अगर जांच एजेंसियों की जांच की बात है, पूछताछ की बात है, तो उसमें कोई किसी को इम्यूनिटी थोड़ा मिल सकती है। तो इसलिए आप भड़क जाएं कि आपकी बहू को बुलाया गया है, 1 महीने पहले आपके बेटे को बुला करके पूछताछ की गई है, और ये एक प्रक्रिया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अमिताभ बच्चन को भी सम्मन जाए। तो उसकी भड़ास आप सदन में क्यों शो कर रही हैं, क्यों निकाल रही हैं? नहीं नहीं, ये आज की बात नहीं, आपको याद होगा तो 8-9 साल पहले, 10 साल पहले की बात है। इनको मेरा ख्याल है मुलायम सिंह ने उनको कुछ यूपी के फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म कॉरपोरेशन का कुछ अध्यक्ष वगैरह बनाया था। चलचित्र तो कॉरपोरेशन का। हाँ, तो उसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बन गया, और किसी कांग्रेस नेता ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, तो उनको रिजाइन होना पड़ा था। तो जी इसी जी ढंग से वो कांग्रेस पर बरसी थी, और उस वक्त सोनिया गांधी पर बरसी थी। मोदी जी तो पिक्चर में थे नहीं। ये सही है। इसी ढंग से सोनिया गांधी पर बरसी थी कि राजीव गांधी और अमिताभ की जो दोस्ती थी, उसके बाद जो सोनिया गांधी का बच्चन खानदान पर खुन्नस है, इसी के लिए ऐसा सब कर दिया, यहां तक उन्होंने बोला था, आपको याद होगा। बिल्कुल सही है। तो ये उनकी आदत है, वो गुड्डी की गुड्डी रही है, बड़ी नहीं हुई, बाल सफेद हो गए, लेकिन आज भी गुड्डी है, वो गुड्डी से नहीं निकल पा रही है। भाऊ, आखिर में एक और विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, एक तो हरमिंदर साहब में, स्वर्ण मंदिर में किसी युवक ने तलवार उठाने की कोशिश की और उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई, और वो भी स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर ही हत्या की गई, कमरा नंबर 50 में। अगर कोई बेअदबी कर रहा है तो आप उसको पकड़ लीजिए, पकड़ करके पुलिस को सौंप दीजिए, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। और एक इसी तरह की घटना 24 घंटे के भीतर कपूरथला में हुई। वहां सुबह 4:30 बजे कोई चोर घुसा, चोरी करने के मकसद से घुसा होगा, उस पर भी यही बेअदबी का आरोप लगा दिया गया, और उसको भी पीट पीट करके मार डाला गया, और पुलिस की मौजूदगी में मार डाला गया। एक घटना हमने किसान आंदोलन के दौरान यहां देखी थी, कुंडली बॉर्डर पर, जब एक 35 साल के युवक लखवीर को बेअदबी का बहाना बना करके काट डाला गया था बेरहमी से, और उसके उसके शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया था। ये जो क्रूरता बढ़ रही है, क्या कुछ लोग देश को, पंजाब को सीरिया बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं?
तालिबानी क्या राज स्थापित करना चाहते हैं कि कानून कोई चीज रह नहीं गई है, किसी को भी आप बेअदबी का आरोप लगा दीजिए और उसकी हत्या कर दीजिए पीट पीट करके। क्या ये सीधे सीधे लिंचिंग का मामला नहीं है? लिंचिंग तक तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के चुनाव खत्म होने तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि जिस ढंग से अलग अलग संप्रदायों में झगड़ा और खून खराबा करने का षड्यंत्र इंप्लीमेंट हो रहा है। देखो, उसी वक्त बंगलुरु में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसकी विटंबना की गई है। अब वो करने वाला कांग्रेस ही है, लेकिन यहां शिवसेना भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रहे। और हमारे महाराष्ट्र का मीडिया तो वो विडंबना करने वाला कांग्रेस ही है, यह तक बात बताते नहीं है। यानी कितना झूठ, कितना झूठ कि कर्नाटक के पुलिस ने मराठी लोगों को पीटा, ये बताएंगे। लेकिन जो विडंबना हुई है वो विडंबना करने वाला कोई बीजेपी का नहीं तो कांग्रेस का है। जो डीके शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उसके साथ उसके फोटो है, सिद्धरामैया के साथ उसके फोटो है, लेकिन उसकी खबर तक हमारे मराठी मीडिया में दिखाई नहीं जाती। अब देखिए, उसके 2 दिन बाद पंजाब में ये होता है तो मामला सीधा है, जानबूझकर ये चलाओ। आपको याद होगा, इसी ढंग से बिहार का चुनाव जब 2016 में होना था तो दादरी, अखलाक, पुरस्कार वापसी, वेमुला, ये सब हुआ था ना। बिल्कुल, तो ये उसका रिपीट हो रहा है। ये पंजाब और यूपी के चुनाव के पहले बड़ी तादाद में हिंसा करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, उसकी तहत हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। वो सिर्फ पंजाब का मामला है ऐसा नहीं, यही लखीमपुर खीरी में हो गया, फिर अभी भी भड़काने की कोशिश चालू है, जारी है। और ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हत्या करने वालों को गिरफ्तार ना करें, केवल पूछताछ करके छोड़ दें। ये किस तरह के कानून का राज है? नहीं, ये तो देखिए, एक बात सीधी है कि ये गलत है, ये उनको भी मालूम है, लेकिन वो उकसा रहे कि आप हमारा सरकार बर्खास्त करो। ये हमें समझना चाहिए। हाँ, ये बर्खास्त के देखो, हम बोल रहे थे ना मोदी डिक्टेटर है। महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है, कल हमारे यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष है वो बोले कि सरकार बर्खास्त करने के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए वो पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिए। मोदी सरकार को उकसा रहे कि हमको बर्खास्त करो, तो ये तरीका है उनका। लेकिन मोदी बहुत संयमी है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो ममता ने भी किया, ये चंद्राबाबू नायडू ने किया। चंद्राबाबू की हालत आप देख रहे हो। कुछ समय रुकिए, ये महाराष्ट्र में होगा, ये पंजाब यूपी में होगा, और जगह होगा। बीजेपी उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार भाव।